कक्षा द्वादश के प्रिय भाइयों, आप लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी, जिसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा, जिसके द्वारा हम अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व होने में कम समय लगेगा। इसके लिए हम लोगों ने फैक्टर को डिस्कस किया था। दो तरह के फैक्टर थे, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारा टाइम फैक्टर था और स्पेस फैक्टर था। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी काउंट की जाती है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में दो टर्म निहित हैं, कंप्यूटेशनल और कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटेशनल में यह डिटरमाइन किया जाता है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कौन सा एल्गोरिथम उसे सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा और एल्गोरिथम कैसे उसे सॉल्व करेगा। और कॉम्प्लेक्सिटी में हम यह देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समय कितना लगता है, जिसे हम टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटेशनल, और हमें टाइम देखना है, हमें समय निकालना है कि किस एल्गोरिथम द्वारा अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके जो डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं उसमें कौन सा एल्गोरिथम है जो कि टाइम कम लेता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने या पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि 3 तरह के केसेस होते हैं। हमने आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के माध्यम से 3 कंडीशन आपके सामने रखा था कि अगर एक बार हम उस लिस्ट को 2 हिस्सों में बांटते हैं तो हो सकता है कि एलिमेंट बीच में हो, तो इसे हमने बेस्ट केस कहा था। उसके बाद से फिर ब्रेक किए तब हमें मिला तो उसे हमने एवरेज केस कहा था। और काफ़ी अपने लिस्ट को ब्रेक करने के बाद से अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो उसे हम वर्स्ट केस कहते हैं। हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना होगा वह दिमाग में इस बात को रख करके करना होगा कि एवरेज केस को देखते हुए हमें टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना होगा। चलिए इन बातों को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर हम नंबर ऑफ इनपुट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ इनपुट पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेता है। इधर नंबर ऑफ इनपुट n है और y एक्सेस पर हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.25 माइक्रोसेकंड, 0.5 माइक्रोसेकंड, 0.75 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड, 1.25 माइक्रोसेकंड। अगर हम कम इनपुट देते हैं तो 0.2 माइक्रोसेकंड टाइम लगता है। इन नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं तो समय थोड़ा और अधिक लगता है। नंबर ऑफ इनपुट और बढ़ाते हैं तो और समय लगता है। नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं तो और समय लगता है। ऐसे अगर नंबर ऑफ इनपुट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो यह एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये हमारा बेस्ट केस होता है, ये हमारा एवरेज केस होता है। अगर हम किसी एल्गोरिथम से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और नंबर ऑफ इनपुट के अनुसार अगर समय कम लगता है तो इस तरह का ग्राफ हमारे सामने आएगा और यह हमारा बेस्ट केस होता है। अगर हम नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे समय बढ़ता जाता है, तो हमारे सामने जो ग्राफ आएगा वह वर्स्ट केस का होता है। अभी आपने देखा
कि अगर नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाने पर समय इनपुट के समानांतर अगर समय अधिक लगता है या समय कम लगता है तो समय और नंबर ऑफ इनपुट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक सीधी लाइन ड्रा होगी, वो हमारा एवरेज केस होगा। नंबर ऑफ इनपुट के साथ बढ़ने के साथ समय में अगर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो वो हमारा बेस्ट केस होता है। अगर हम नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं और उसके अनुसार समय बहुत अधिक बढ़ता जाता है तो ये हमारा वर्स्ट केस होता है। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में नहीं देना है, वो तो हमारे सिस्टम और हमारे कंपाइलर पे डिपेंड करता है। हमें इंटरनल फैक्टर को देखना है कि किस कारण से हमारा प्रोग्राम फास्ट हो रहा है, प्रोग्राम स्लो हो रहा है। एक्चुअली हमें टाइम कैलकुलेट करना है। जिस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट होगा, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा, उसी एल्गोरिथम द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें अपने एल्गोरिथम का निकालना होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, इस बिग ओ नोटेशन में हम कैपिटल ओ का यूज करते हैं और बिग ओ नोटेशन द्वारा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में हम इस चैप्टर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के द्वारा किसी एल्गोरिथम का टाइम कैलकुलेट करेंगे और इस टाइम के आधार पर हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें कौन सा एल्गोरिथम चूज करना होगा। हमें इस चैप्टर में केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि बिग ओ नोटेशन द्वारा हमें एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करना है। चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एरे लेते हैं, गिवन एरे यानी कि लिस्ट, और इस लिस्ट में मान लीजिए कि कुल 10 एलिमेंट हैं। हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसके द्वारा इस एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट, इस एरे में जितने एलिमेंट हैं उनका हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डेफ सम एरे, और इसमें हम एरे को एज ए आर्गुमेंट पास कराएंगे। इस एरे में हम एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इसमें 0 इनिशियलाइज कर लेंगे और एक लूप चलाएंगे फॉर ईच आई इन गिवन एरे। हमारे लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक एक करके आई में आते जाएंगे और टोटल में हम उसको जोड़ करके टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। और लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे टोटल को। अब चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओ नोटेशन द्वारा हम
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। बिगो नोटेशन, इस ऊपर वाले ग्राफ को देखें। चलिए फिर से ग्राफ बनाते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ नंबर ऑफ इनपुट के आधार पर टाइम कंज्यूम करता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाने के साथ साथ समय अगर नहीं लगता, अगर एक इनपुट देते हैं तो वही समय लगना है, 5 इनपुट देते हैं तो वही समय लगना है, अगर हम 30 इनपुट देते हैं तो वही समय लगना है। यानी कि नंबर ऑफ इनपुट से हमारा टाइम अगर नहीं बढ़ता है तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इस तरह के एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी या टी सी से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर एक्सप्रेशन के लिए होता है बिग ओ एन। इसे पढ़ते हैं बिग ऑफ एन ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन या ओ ऑफ एन बोलते हैं। बिग ओ एन होता है लीनियर के लिए और इसका एक्सप्रेशन आता है ए एन प्लस बी। यह एक लीनियर एक्सप्रेशन है। जब हम किसी लीनियर एक्सप्रेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं या अगर हम किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है कि हाउ मच टाइम इज टेकन टू रन द प्रोग्राम। हमें देखना होता है कि हमारे प्रोग्राम में कितना समय लगने वाला है और हमारे एक्सप्रेशन में ग्रोथ टाइम क्या है। फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म फाइंड आउट करना है। हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म फाइंड आउट करना है। यह जो लीनियर एक्सप्रेशन है, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जिसमें ए और बी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ इनपुट एन है। अगर नंबर ऑफ इनपुट कम होगा, जैसे 5 होगा तो 5 में एक का गुणा होगा और कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इनपुट 30 होगा तो यह टर्म बड़ा होगा, यानी कि यही ऐसा टर्म है जो कि तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट इसमें ए और बी हमारे कांस्टेंट है और एन हमारा कोएफिशिएंट है जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट पर। नंबर ऑफ इनपुट कम होगा, इस टर्म की वैल्यू कम होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक होगा तो इस टर्म की वैल्यू अधिक होगी। तो यह था लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलते हैं दूसरे के कांस्टेंट।
यह जो दूसरा केस है इसमें नंबर ऑफ इनपुट से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम एक एलिमेंट देंगे तो भी उतना ही समय लगना है, 5 एलिमेंट देंगे तो उतना ही समय लगना है, 30 एलिमेंट देंगे तो उतना ही समय लगना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन बिग O 1 होता है, क्योंकि इसमें जो समय लगना है वो फिक्स है। जितना भी हम नंबर देते हैं उसके अनुसार टाइम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। चलते हैं तीसरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। TC भी हम लिख सकते हैं या सिंपल T भी लेते हैं। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें नंबर ऑफ इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे अधिक समय लगता था। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह बिग O n² होता है और इसका एक्सप्रेशन आता है AN² प्लस BN प्लस C, जिसमें A, B और C है। A, B और C हमारे कांस्टेंट हैं। अब हमें देखना है कि ग्रोथ टाइम किस कोफिशिएंट द्वारा बढ़ रहा है, यानी कि हमें फास्टेस्ट गोइंग टर्म देखना है। तो यहाँ कोफिशिएंट एक n है और यहाँ एक कोफिशिएंट n² है। तो इन दोनों टर्म में से हमें यह चूज करना होगा कि कौन सा फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है। तो जाहिर है कि n² हमारा कोफिशिएंट होगा और यह टर्म फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म होगा, जिसके अनुसार हमारा टाइम अधिक कंज्यूम होने वाला है। तो हमने 3 तरह के एल्गोरिथम के बारे में बिग O नोटेशन आपको बताया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जिस नोटेशन द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे बिग O नोटेशन कहते हैं। बिग O नोटेशन में हम कैपिटल O लेते हैं फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस और बीच में हम n लेते हैं। n हमारा नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट होता है कि हमारे प्रोग्राम में कितने इनपुट किए जा रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में कितनी संख्या दे रहे हैं। हमारे एरे में 5 एलिमेंट है कि 10 एलिमेंट है कि 50 एलिमेंट है कि 100 एलिमेंट है। यह बिग O नोटेशन अभी हमने 3 ही प्रकार का आपके साथ डिस्कस किया। पहला था लीनियर, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा रहे थे तो उसके अनुसार समय बढ़ता जा रहा था। दूसरा था कांस्टेंट, जिसमें नंबर ऑफ इनपुट पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। यह केस तब होता है कि हम कंप्यूटेशन में नंबर ऑफ इनपुट को इन्वॉल्व नहीं करते। अगर हमें नंबर ऑफ इनपुट से कोई मतलब नहीं होता है तब जो है कांस्टेंट बिग O नोटेशन आता है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अगर नंबर ऑफ इनपुट से बहुत अधिक टाइम कंज्यूम होता है तो ऐसे एल्गोरिथम को, ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। आज बस इतना ही रहेगा। कल हम एक एग्जाम्पल द्वारा यह देखेंगे कि यह एल्गोरिथम किस केस में आता है, लीनियर में आता है कि कांस्टेंट में आता है कि क्वाड्रेटिक में आता है। लीनियर का एक्सप्रेशन आया था an प्लस बी, क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन आया था AN² प्लस BN प्लस C, और चूँकि तीसरा केस कांस्टेंट है तो उसमें जो भी समय लगना है वही समय लगना है। इसलिए अगर कांस्टेंट समय आता है तो हम बिग O 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तब तक इतना समझिए और फिर हम कल एक उदाहरण के द्वारा आपको बिग O नोटेशन
एक्सप्रेस करना बताएंगे।